बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के आज के एक और सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा जो सेशन है वो जनरल नॉलेज के ऊपर है। और आज के इस सेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेपिटेटिव एमसीक्यूज जो कि जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो आज का सेशन अपने एंड तक देखना है और अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कॉल्ड। इंसानी जहन का सबसे बड़ा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन हमारे पास है सेरिबरम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम या मेड्यूला ओब्लंगोटा। और इस सवाल का सही जवाब है कि इंसानी दिमाग का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे सेरिबरम कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी और इंसानी जिस्म को कंट्रोल करता है जो ह्यूमन ब्रेन होता है। और इसके हवाले से इसके पार्ट्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थोड़ा सा इस पिक्चर की मदद से हम विजुअलाइज करेंगे कि इंसानी दिमाग किस तरह का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं। यहाँ पे जो एक पार्ट सेरिबरम नजर आता है, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेन स्टेम नजर आती है, आपको सेरिबरम के साथ अटैच है। और इसके ऊपर जितना भी हिस्सा ये आपको नजर आता है, ये सारे का सारा जो है ये पार्ट ऑफ सेरिबरम है। ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन है और ये सेरिबरम कहलाता है। इसके चार पार्ट्स यहाँ पे आपको नजर आते हैं, 4 लोब्स है। ये फ्रंटल लोब है, ये पैरिटल लोब है, ये ऑसिपिटल लोब है और ये टेम्पोरल लोब है। ये चारों के चारों जो लोब्स हैं ये सेरिबरम को डिनोट करते हैं और सेरिबरम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिबरम एंड थर्ड वन इज ब्रेन स्टेम। सेरिबरम जो है वो सेरिबेलम के नीचे यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पाया जाता है, जबकि जो ब्रेन स्टेम होता है ये सेरिबरम और सेरिबेलम को यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के जरिए दीगर जो बॉडी पार्ट्स होते हैं या जो इंसानी जिस्म होता है उसके साथ उसको कनेक्ट करती है। मुख्तसरन हम देखते हैं इनके फंक्शंस क्या है। देखें जो फ्रंटल लोब जहाँ पे आपको ये नजर आती है जब से पहले, इसके मेन फंक्शंस ये हैं कि थिंकिंग, मेमोरी, बिहेवियर एंड मूवमेंट्स, इंसान की सोचने की, याद करने की और इंसान की जो यादाश्त होती है और जो इंसान का जो बिहेवियर होता है वो सारे का सारा इस पार्ट में जो फ्रंटल लोब है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। पैरिटल लोब जो इसके पीछे सेकंड में पाया जाता है वो लैंग्वेज और टच को, यानी आपकी जुबान और आपके छूने का एहसास जो है उसको कंट्रोल करता है। जो ऑसिपिटल लोब है जो कि तीसरे नंबर पे पीछे आता है आपके जहन में, वो आपकी साइट को यानी विजन को कंट्रोल करता है। जबकि टेम्पोरल लोब उसके साथ नजर आता है, अटैच नजर आता है, दिस इज द फोर्थ पार्ट। और ये हियरिंग यानी सुनने की सलाहियत, लर्निंग यानी सीखने की सलाहियत और फीलिंग्स यानी जज्बात की सलाहियत, ये सारी चीज़ें जो है ये टेम्पोरल लोब से कंट्रोल होती हैं। सेरिबेलम जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, ये बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए होता है। इंसानी जिस्म का जितना भी बैलेंस है, जितनी भी कोऑर्डिनेशन है, वो सेरिबेलम जो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है वो कंट्रोल करता है। जबकि जो ब्रेन स्टेम है ये सांस लेने के लिए, हार्ट रेट के लिए, जितने भी आपके ऑटोमेटिक एक्शंस हैं, वॉमिटिंग है, डाइजेशन है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे ब्रेन स्टेम के जरिए कंट्रोल होते हैं। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कब हमला किया था? डेट्स हमारे पास है 24 ऑफ फरवरी 2022, 24 ऑफ जनवरी 2022, 22nd ऑफ फरवरी 2022 और 22nd ऑफ जनवरी 2022। और ये इंपॉर्टेंट डेट जो है ये 24 ऑफ फरवरी 2022 है। आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है। 24 फरवरी 2022 को 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था। तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीके के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से। What type of waves are used by TV remotes? टीवी के जो रिमोट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी वेव्स के ऊपर चलते हैं, कौन सी वेव्स के ऊपर वो अमल करते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, साउंड वेव्स या कम्युनिकेशन वेव्स। तो जो टीवी रिमोट्स होते हैं वो इंफ्रारेड वेव्स इस्तेमाल करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए से वो जो है वो सिग्नल को कैच करते हैं और फिर टीवी को रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी जनूबी अमेरिका में सबसे बड़ी लेक कौन सी पाई जाती है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है लेक टिटिकाका, लेक सुपीरियर, कैस्पियन लेक या लेक बेकल।
और इस सवाल का सही जवाब बनता है लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है ये साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट लेक है और ये पेरू बोलिविया में पाई जाती है। इसके अलावा इस लेक को ये एजाज़ हासिल है कि ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक भी है और इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो 3810 मीटर, और अगर हम फीट को हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 12500 फीट बनती है। तो दुनिया की हाईएस्ट लेक तस्वर की जाती है, एंडेस माउंटेन जो है उसमें पाई जाती है। लेक टिटिकाका की जो लेंथ है वो 190 किलोमीटर, 190 किलोमीटर ये लंबी है। दूसरे नंबर पर आती है लेक सुपीरियर, इसको भी देख लेते हैं। ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और दो कंट्रीज हैं जिनमें मुश्तरका तौर पर पाई जाती है, एक है यूएसए और दूसरा है कनाडा। इसके अलावा ये दुनिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी कहलाती है लेक सुपीरियर, और कनाडा की लार्जेस्ट लेक भी लेक सुपीरियर कहलाती है। तो लेक सुपीरियर के हवाले से आपने याद रखने हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, यूएसए और कनाडा में जॉइंटली ये पाई जाती है और कनाडा की लार्जेस्ट लेक है। कैस्पियन सी की बात करें तो इसको भी एक लेक तस्वर किया जाता है, ये एक सी भी है उसको लेक भी तस्वर किया जाता है। और ये 5 कंट्रीज हैं जिनमें ये पाई जाती है, सेंट्रल एशियन के और एशिया के कंट्रीज हैं, जिनमें एक तरफ आता है इनमें एक रशिया, उसके बाद आता है ईरान, उसके बाद आता है अजरबैजान और फिर तुर्कमानिस्तान और फिर कजाकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि कैस्पियन लेक के साथ एसोसिएटेड है और कैस्पियन लेक इन कंट्रीज के अंदर पाई जाती है। उसके बाद आती है लेक बेकन और ये रशिया में पाई जाती है और ये वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड ओल्डेस्ट लेक भी है। केप अगुलहास इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 वाटर बॉडीज, आपने उनका नाम बताना है। केप अगुलहास एक जगह का नाम है जो कि 2 वाटर बॉडीज है उनके मिलाप का पॉइंट है। वो कौन कौन सी 2 वाटर बॉडीज है? क्या अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन है? इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन। और ये जो मीटिंग पॉइंट है ये अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में पाया जाता है। तो इसको आपने याद करना है कि ये अटलांटिक और इंडियन ओशन दोनों के जो मीटिंग पॉइंट है उसे केप अगुलहास कहते हैं। ओनली कंट्री शेयर्स लैंड बॉर्डर्स विद कनाडा, वो वाहिद मुल्क जो कनाडा के साथ जिसका लैंड बॉर्डर्स है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है यूएसए, देन मैक्सिको, ग्रीनलैंड एंड रशिया। और सवाल का सही जवाब बनता है यूएसए। 8890 किलोमीटर की जो है वो बॉर्डर है वो बनता है यूएसए और कनाडा का, और ये वाहिद कंट्री है जो कनाडा के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। न्यू कैपिटल नेम ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका का न्यू कैपिटल का क्या नाम है? ऑप्शन हम देख लेते हैं, हमारे पास है यंगून, दूसरा हमारे पास है नेपीडा, थर्ड वन इज सिरिजाया वर्धनेपुरे कोटी एंड फोर्थ वन इज कोलंबो। और इस सवाल का सही जवाब बनता है सिरिजाया वर्धनेपुरा कोटी। दिस इज द न्यू कैपिटल ऑफ श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के जो फॉर्मर जो उनका कैपिटल था कोलंबो उसके सुबर में ये वाक़ है। नीली वहां पे एस्टैब्लिश किया गया है, गवर्नमेंट ऑफिस और बिल्डिंग्स की तामीर की गई है। दीगर ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं, यंगून जो है उसका फॉर्मर नाम था रंगून और इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था, यंगून बनाया गया था 1989 में। और 1989 में भी उनका जो पुराना नाम था बर्मा उसको चेंज करके क्या बनाया गया था? म्यांमार। तो म्यांमार में 2 चेंजेस आई थी 1989 में, एक तो उनका जो रंगून से यंगून बना था और दूसरा बर्मा से म्यांमार बना था। उसके बाद उन्होंने 2006 में जो है उसको कैपिटल को चेंज किया और न्यू कैपिटल बनाया, उसका नाम था नेपीडा। नेपीडा इज द न्यू कैपिटल नेम ऑफ म्यांमार। इक्वेटर पासेस थ्रू हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इक्वेटर दुनिया के कितने ममालिक में से गुजरता है? ऑप्शन हमारे पास है 13, 8, 17 और 10। इक्वेटर जो है वो लाइन ऑफ लैटिट्यूड है जो हमारी ज़मीन को सेंटर से डिवाइड करती है और ये 13 ममालिक हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेटर के हवाले से प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनके हवाले से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इन लाइन्स के ऊपर वाक़ हैं या कितने कंट्रीज हैं। तो इस पिक्चर की मदद से हम सारी इंपॉर्टेंट लाइन्स को, जो 4 इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इक्वेटर है, उसके बाद है प्राइम मेरिडियन है, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये 4 इंपॉर्टेंट और मेजर लाइन्स है जिनके ऊपर मुख्तलिफ कंट्रीज वाक़ई होते हैं और एग्जामिनेशन में इस हवाले से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इक्वेटर हमारे पास है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 13। इसमें से एशिया से 2 कंट्रीज हैं और अफ्रीका से 7 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका से 3 कंट्रीज हैं। तो ये 3 कॉन्टिनेंट इसमें जो है वो इक्वेटर गुजरता है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। इसके अलावा ओशियाना से 1 कंट्री है। तो 4 कॉन्टिनेंट हैं जिनमें से इक्वेटर गुजरता
गुजरता है। तो 3 कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एंटार्क्टिका ये ऐसे कॉन्टिनेंट हैं जिनमें से इक्वेटर नहीं गुजरता। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीज जिनमें से इक्वेटर गुजरता है वह है अफ्रीका, 7 ममालिक इसमें शामिल हैं। उसके बाद आती है इसके पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल वाइज प्राइम मेरिडियन होती है, उसमें से एशिया में कोई कंट्री नहीं है, अफ्रीका में से अगेन 5 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका में से कोई भी नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में से कोई भी नहीं है, ओशियाना में से भी कोई नहीं है और यूरोप से 3 कंट्रीज हैं। तो इस तरह सिर्फ 2 कॉन्टिनेंट से ये गुजरता है। सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस में से हैं? अफ्रीका में से 5 और उसके बाद यूरोप में से 3, तो कुल मिलाकर 8 कंट्रीज हैं जो कि प्राइम मेरिडियन के ऊपर वाक़ हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की अगर बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीज हैं वो किस पे वाक़ हैं? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाक़ हैं। और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में काफ़ी दफ़ा आ चुका है कि विच इज़ द इम्पॉर्टेंट लाइन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज पासिस थ्रू। तो ये आपने याद रखनी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 नॉर्थ ऑफ इक्वेटर पाया जाता है और उसमें कुल 17 कंट्रीज हैं। अब उसमें से सबसे ज़्यादा कंट्रीज 17 में किस में आते हैं? एशिया के। तो एशिया के कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज़्यादा हैं। अफ्रीका अगेन 7 कंट्रीज, साउथ अमेरिका के यहाँ से नहीं गुजरती, नॉर्थ अमेरिका के सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, ओशियाना से कोई नहीं है, यूरोप से कोई नहीं है और एंटार्क्टिका से कोई नहीं है। तो इस तरह 3 कॉन्टिनेंट में से ये गुजरता है। 8 कंट्रीज एशिया के हैं, 7 कंट्रीज अफ्रीका के हैं और 2 कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका के हैं। तो कुल मिलाकर 17 कंट्रीज बनते हैं। 4th लाइन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एशिया का कोई मुल्क यहाँ पे नहीं है, अफ्रीका के यहाँ पे अगेन 5 कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के 4 कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका का कोई नहीं है, ओशियाना का 1 कंट्रीज है और यूरोप और एंटार्क्टिका का कोई नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 10 ममालिक हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर गुजरते हैं। यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है कि अफ्रीका वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जो चारों इंपॉर्टेंट लाइंस के ऊपर उसकी कंट्रीज वाक़ हैं। इक्वेटर में भी, यहाँ पे प्राइम मेरिडियन में भी 5 कंट्रीज हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी 7 कंट्रीज हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर भी उसके 5 कंट्रीज हैं। इसके अलावा वो कॉन्टिनेंट के जिसमें से कोई भी लाइन नहीं गुजरती तो वो अंटार्कटिका है। देखिए यहाँ पे ना इक्वेटर गुजरती है, ना प्राइम मेरिडियन, ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन लाइंस के हवाले से, मैंने यहाँ पे एडिशनली कलेक्टिवली यहाँ पे दी हैं ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। द ओनली लाइन ऑफ लैटिट्यूड विच इज एज लार्ज एज एनी लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड। देखिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड की वो वाहिद लाइन जो कि इतनी लंबी है जितनी हर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है इक्वेटर, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्राइम मेरिडियन, तीसरे नंबर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सवाल भी ये पूछ रहा है वो कौन सी लाइन है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूडनल वाइज लाइंस यूं होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वाइज लाइन यूं होती हैं। तो वो कौन सी लाइन ऑफ लैटिट्यूड है जो कि हर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बराबर है? तो ये जो 0 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड होती है वो इतनी लंबी होती है कि वो लॉन्गिट्यूड की हर लाइन के बराबर होती है। तो इस सवाल का सही जवाब बनता है 0 डिग्री लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड दैट इज इक्वेटर, जो कि हर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड के बराबर होता है। सिस्टम ऑफ इंटरलॉकिंग लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इज कॉल्ड। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड को इंटरलॉक करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे पास है, पैरेलल्स कहते हैं उनको, या मेरिडियंस कहते हैं, या ग्रिड्स कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। और सवाल का सही जवाब है कि उनको ग्रिड्स कहते हैं। यानी जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो होती हैं उनको आपस में इंटरलॉक करने के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है उसे ग्रिड कहते हैं। जो पैरेलल्स होती हैं वो उन्हें लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं, जो इस तरह होती हैं, इन्हें पैरेलल्स कहा जाता है। और जो मेरिडियंस होते हैं वो प्राइम मेरिडियन के साथ जो इस तरह लॉन्गिट्यूडनल वाइज होती है उन्हें मेरिडियन कहा जाता है। और ग्रिड्स कौन सी होगी? जो इन दोनों को आपस में लॉक करती है। हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदर दफ्तर कहाँ पे वाक़ है? क्या ये जनेवा में वाक़ है? दूसरा हमारे पास ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दी हेग एंड वाशिंगटन। दीज आर द 4 ऑप्शन। तो इस सवाल का सही जवाब बनता है दी जनेवा के अंदर ये वाक़ है। जनेवा स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है और इसमें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अलावा यूनाइटेड नेशंस और दीगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे जो हेड ऑफिस हैं वो जनेवा में पाए जाते हैं। तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 1995 को।
1995 यकम जनवरी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कायम हुई थी। न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे यूएनओ का हेड ऑफिस पाया जाता है। उसके बाद दी हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस हेग में पाया जाता है, और वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके हेड ऑफिस वाशिंगटन में पाए जाते हैं। द हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? हैंगिंग गार्डन्स हैं जो ऑफ बेबीलोनियन जो इरा था, उसके जो हैंगिंग गार्डन्स हैं वो किस मुल्क में पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे पास है इराक, उसके बाद है सऊदी अरबिया, उसके बाद है ईरान, और उसके बाद है सीरिया। उस सवाल का सही जवाब है इराक। बेबीलोनियंस जो इरा था या जो एम्पायर थी, ये 6th सेंचुरी में पाई जाती थी, और 6th सेंचुरी में ये बेबीलोन जो है, ये शहर तकरीबन जो मौजूदा बगदाद है उससे 80 किलोमीटर या 50 मील के साउथ में वाक़ ये शहर है जहाँ पे बेबीलोनियन एम्पायर पाई जाती थी। और उनके दौर में यहाँ पे उसकी कैपिटल की ब्यूटिफिकेशन के लिए किंग का जो पैलेस था वहाँ पे हैंगिंग गार्डन्स बनाए गए थे, जो कि 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड भी कहलाते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं दीज आर दी हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोनियन। इसमें से जो आपको मुख्तलिफ दरख्त नज़र आते हैं जो बड़ी बुलंदी पर मुख्तलिफ है, जो पैलेस है उसमें लगाए गए हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, और इसी वजह से इन्हें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंग टनल इज लोकेटेड इन विच कंट्री एंड कनेक्ट्स विच 2 सिटीज ऑफ दैट कंट्री? सिलेंग टनल एक टनल है, वो किस मुल्क में वाक़ है और उस मुल्क के कौन से 2 शहरों को ये आपस में मिलाती है? ऑप्शन हमारे पास है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, बर्मा और फिलीपाइंस। तो इस सवाल का सही जवाब है कि ये अफगानिस्तान में पाई जाती है, और उसके 2 शहर हैं काबुल और मज़ार शरीफ, इन 2 शहरों को आपस में मिलाती है। आपने याद रखना है सिलेंग टनल। सिलेंग टनल कहाँ पे पाई जाती है? ये अफगानिस्तान में, और काबुल और मज़ार शरीफ को आपस में ये मिलाती है। विच फेमस स्क्वायर इज लोकेटेड इन मॉस्को सिटी ऑफ रशिया? कौन सा मशहूर स्क्वायर रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को में पाया जाता है? क्या वो रेड स्क्वायर है, या टाइम्स स्क्वायर है, या ट्रफलगर स्क्वायर है, या तियानमेन स्क्वायर है? तो इस सवाल का सही जवाब बनता है कि ये रेड स्क्वायर है, जो कि रशिया की कैपिटल मॉस्को में पाया जाता है, इसे रेड स्क्वायर कहते हैं। दीगर ऑप्शन हम देख लेते हैं। टाइम्स स्क्वायर जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में पाया जाता है, ट्रफलगर स्क्वायर लंदन में पाया जाता है, और तियानमेन स्क्वायर ये बीजिंग में पाया जाता है। सो दीज आर द 3 रिमेनिंग स्क्वायर्स व्हिच आर वेरी फेमस इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड फेमस हाइड पार्क लंदन इज फेमस फॉर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज? दुनिया का बड़ा मशहूर पार्क जो कि लंदन में पाया जाता है, हाइड पार्क कहलाता है, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है? पब्लिक मीटिंग्स एंड असम्बलीज़ के हवाले से, या दोनों के हवाले से, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो दोनों ऑप्शन से हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ऑप्शन A एंड B, यानी ये पब्लिक मीटिंग्स और पब्लिक असम्बलीज़ के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड पार्क की थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए ये सेंट्रल लंदन में पाया जाता है, और ये पार्क जो है ये 4 पार्क्स के मजमूए पर मुश्तमिल है, जो कि किंगस्टन पैलेस, हाइड पार्क, ग्रीन पार्क और बकिंगम पैलेस, ये 4 पार्क से मुख्तलिफ जिनकी चेन है, उनको मिलाकर ये जो है ये हाइड पार्क बनता है, ये हाइड पार्क पाया जाता है। अब इस पार्क का जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1536 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 1536 में ये बना था। हेनरी 8 के दौर में उन्होंने हंटिंग पर्पस के लिए इसको बनाया था। 1637 में हाइड पार्क को पब्लिक के लिए खोला गया था, और ये फिर मई की जो परेड होती है उस हवाले से ये बड़ा मशहूर हुआ। और 1872 में ये फ्री स्पीचेस के हवाले से यहाँ पे एक पॉइंट एस्टेब्लिश किया गया था, और फिर ये सिलसिला चलता रहा, और उसका जो फ्री स्पीच कॉर्नर है और दीगर फिर म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स और दीगर पब्लिक एक्टिविटीज़ के हवाले से वो बहुत मशहूर हो गया, और जो भी लंदन में जाता है वो इस पार्क को लाजमी तौर पर विजिट करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कितना लश ग्रीन और कितना वसी और इस इलाके के ऊपर मुश्तमिल है, और सेंट्रल लंदन में ये पाया जाता है। किंग फैसल ऑफ किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया वाज शॉट डेड बाय हिज नेफ्यू इन विच ईयर? शाह फैसल सऊदी अरब के थे, उनको अपने भतीजे ने कत्ल किया था किस साल में? तो हमारे पास ऑप्शन है 25 मार्च 1975 को, 31 अक्टूबर 1984 को, 16 अक्टूबर 1951 को, या 17 अगस्त 1988 को। और सवाल का सही जवाब बनता है 25 मार्च 1975 को किंग फैसल जो थे उनको उनके भतीजे ने जो है वो कत्ल किया था। दीगर डेट्स हम देख लेते हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जो कि इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, उनका कत्ल हुआ था। और उसके अलावा 16 अक्टूबर
1951 को फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान को असैसिनेशन हुई थी। और अगर बात की जाए 17 अगस्त 1988 को तो जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा जो है वो हादसा पेश आया था। तो ये चारों डेट्स इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद करना है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन विच ईयर, जंग प्लासी किस साल में लड़ी गई थी? 23 जून 1757 को, 22 अक्टूबर 1764 को, 17 मई 1540 को या 26 जून 1539 को। तो इस सवाल का सही जवाब बनता है बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को लड़ी गई थी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी जो है जंग आज़ादी की 100 साल पहले ये लड़ी गई थी। ये नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई थी और इस बैटल में मुसलमानों को शिकस्त हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का बरसगीर में और बंगाल में उसको अपने असर रसूख कायम करने में मदद मिली थी। तो ये डेट आपने याद रखनी है, 23 जून 1757। ये दूसरी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और या इस डेट के साथ जो एसोसिएटेड बैटल है वो बैटल ऑफ बुक्सर है। अगेन इस बैटल में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरी तरफ अलाइड फोर्सेस थी, दीगर फोर्सेस भी थी जो मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के साथ लड़ रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मीर जाफर और मीर सादिक की गद्दारी की वजह से मुसलमानों को इस जंग में भी शिकस्त हुई थी। और इसके बाद एक माहिदा अलाहाबाद होता है और माहिदा अलाहाबाद में मुगल हुक्मरान बंगाल जो था उसकी जो सॉवरेनिटी थी उससे सरेंडर करने के लिए, अंग्रेज़ों के हाथों सरेंडर करने के लिए वो राज़ी हो गए थे। तो बैटल ऑफ बुक्सर वाज द सेकंड बैटल आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी एंड दैट बैटल रिजल्टेड इन द कंसोलिडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये डेट वंस अगेन 1764 27 अक्टूबर आपने याद रखनी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बैटल यहाँ पे 26 जून 1539 को भी लड़ी गई थी और इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ चासा। और ये बैटल लड़ी गई थी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में और यहाँ पे शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त दी थी। 17 मई 1540 को भी एक बैटल लड़ी गई थी और उस बैटल का नाम था जंगे कनूज। और इस बैटल में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ये लड़ाई भी लड़ी गई थी और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को शिकस्त देकर सूरी डायनास्टी कायम की थी जो 1540 से लेकर 1556 तक कायम रही थी। तो आपने ये सारों डेट्स याद रखनी है बैटल्स के हवाले से, इंपॉर्टेंट डेट्स है। 23 जून 1757 को आपने जंग प्लासी को याद रखना है, बैटल ऑफ बुक्सर 22 अक्टूबर 1764, उसके अलावा बैटल ऑफ कनूज 17 मई 1540 और बैटल ऑफ चासा 26 जून 1539 को। ये चारों बैटल्स आपने याद रखनी है। फेमस पोइट फैज़ अहमद फैज़ डाइड इन विच ईयर, मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल किस सन में हुआ था? 1984 में, 1988 में, 1987 में या 1986 में? तो इस सवाल का सही जवाब बनता है 20 नवंबर 1984 को। 20 नवंबर 1984 को फैज़ अहमद फैज़ का इंतकाल हुआ था। नेम ऑफ जापानीज स्टॉक एक्सचेंज, जापान की स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? निपॉन क्या नाम है, नैस्डैक नाम है या निकी नाम है, या दोनों ऑप्शन ए और बी हैं? और इस सवाल का सही जवाब है बोथ ऑप्शंस ए एंड बी, यानी निपॉन और निकी ये दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज है इनका ताल्लुक जापान के साथ है, जबकि नैस्डैक जो है ये यूएसए की जो स्टॉक कंपनी है इसे नैस्डैक कहते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वॉच इज लोकेटेड इन विच सिटी एंड कंट्री, ह्यूमन राइट्स वॉच का हेडक्वार्टर किस मुल्क और उस मुल्क के किस शहर में वाक़ है? न्यूयॉर्क हमारे पास ऑप्शन है यूएसए के साथ, बर्लिन यहाँ पे और जर्मनी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, पेरिस और फ्रांस तीसरा ऑप्शन है और ब्रसल्स बेल्जियम फोर्थ ऑप्शन है। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन राइट्स वॉच जो है इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क यानी यूएसए में पाया जाता है। दीगर ऑप्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं। बर्लिन जर्मनी में यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड ऑफिस बर्लिन जो जर्मनी के दारुल हुकूमत शहर है बर्लिन वहाँ पे पाया जाता है। पेरिस के हवाले से भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आजकल बड़ी खबरों में है, उसका नाम है FATF का हेड ऑफिस कहाँ पाया जाता है? वो फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पाया जाता है। जबकि ब्रसल्स और बेल्जियम की बात की जाए तो दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके हेड ऑफिस बेल्जियम के शहर ब्रसल्स में पाए जाते हैं। उनमें एक नाटो है और दूसरा यूरोपीय यूनियन है। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज का सेशन अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।